मेरे प्यारे मंडल, डियर यूनिवर्स, कार्मिक पैटर्न, कर्म के जाल के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये कार्मिक गतिविधियाँ, कार्मिक चक्र आखिर है क्या और इसे हम अपने तरीके से अपने सांसारिक जीवन में कैसे अनुभव करते हैं और इसका क्या अर्थ या निष्कर्ष निकलता है, इस पे चर्चा होगी। सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि निरंतर अभ्यास या कोई चक्र चलने का मतलब क्या है। चक्र का मतलब ही है कोई एक ऐसी घटना या क्रिया जो बार बार घटित हो रही हो, यानी एक रिपीटेड पैटर्न। ठीक उसी तरह आपने अगर अनुभव किया हो, खासकर जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी में है, कोई भी चैप्टर, कोई भी प्रसंग आप पहली बार पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब आप उसी प्रसंग को दोबारा पढ़ेंगे, फिर कुछ दिनों बाद आप दोबारा पढ़ते हैं तीसरी बार, तो आपको हर बार कुछ न कुछ छिपे हुए एलिमेंट मिलेंगे, छिपे हुए पॉइंट्स, बिंदु उजागर होगा। यही कारण है जिससे लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना ही अभ्यास करते हैं किसी चीज़ के, किसी एक्शन या किसी पढ़ाई को भी, आप उसमें छिपे से छिपे जितने भी भीतर हो सके जो बिंदुओं हैं उनको आप समझ लें। आप में एक क्लैरिटी आए। क्लैरिटी आने के लिए ये रिपीटिव पैटर्न बहुत ही आवश्यक है। अब ठीक आप इस बिंदु को किसी और तरीके से या रोज़मर्रा के काम काज में या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें आप इसे कंपेयर करने की, तुलना करने की कोशिश करें। ये बात संभवतः आप सभी लोग इसमें राज़ी होंगे कि जितना ही हम किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम उसमें महारत पाते हैं। और इसका हम दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो हम उसके सारे गुण और अवगुण को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें छिपे हुए जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो भी हमें पता चलता है और हमें उसके छिपे हुए जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो उससे भी हमें पता चलता है। तो क्लैरिटी ये है कि जितने भी अभ्यास करेंगे हमें नेगेटिव्स और हिडन पॉइंट्स पता चलता जाएगा। ये हमें बहुत ही लाभदायक या सपोर्टिव होगा हमें कार्मिक पैटर्न को समझने में, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब ये अभ्यास आपको चेतन से अचेतन में लेकर जाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। चेतन को आप एक तरीके से अपने फ़ोन
मेमोरी समझें, और अचेतन आपके फ़ोन में एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड के रूप में समझें। अब चेतन के मेमोरी जो जिससे हमें अहम का बोध होता है, यानी मैं कैसे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं अहम जिस बोध करा रहा है आपको, उसी के विपरीत अचेतन मन अहम से भी अंदर जाकर गहराई में, कि हम अपने अतीत में हमने एज अ कण, एक एटम्स के रूप में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, हमारे अनुभव क्या क्या है, हमारे सिर्फ इस यथार्थ और करंट के जीवन से ही नहीं, बल्कि हमारे बहुत पहले के जितने भी जीवन हैं उसकी मेमोरी एक तरह से अचेतन में सेव है। और अचेतन में जाने के बाद इस मेमोरी का और जो भी आपने अभ्यास किया है, ये हमारे जितने भी और पुराने संग्रहित किए हुए अभ्यास या संग्रह किया हुआ जितना भी अनुभव है, उनके साथ इसे मिलने का और कंपेयर करने का मौका मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे आप समझे, चेतन की अवस्था में एक छोटे से लोटे भर पानी की ही कण है, लेकिन अचेतन में एक बड़ा समुद्र और सागर। बाहर के कंपैरिजन में अंदर जो गहराई होती है और जिसमें अनुभव और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो इसके कंपैरिजन में, चेतन के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा अमाउंट में है। चेतन की अवस्था चेंजेबल है, ये परिवर्तन करता रहता है, लेकिन अचेतन की अवस्था ये संग्रहित अवस्था है, यहाँ स्टोरेज होता रहता है। अब जितने भी अभ्यास या जो भी चीज़ आप करते हो चेतन स्तर पर, अगर वो अभ्यास और अनुभव इतना गहरा हो जाए तो वो अचेतन मन में अपनी जगह बनाता है। अचेतन मन में वहाँ करोड़ों लाखों वर्षों के अनुभवों के साथ वो मिक्स होगा और उसने वहाँ पर एक अपनी जगह बनाई, जिसमें फील करने की, अनुभव करने की गहराई चेतन मन के कंपैरिजन में, चेतन के स्तर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गहरा है। अब हम इसे समझते हैं कि ये कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक चक्र से कैसे जुड़ेगा। अब तक हमने समझा चेतन की अवस्था परिवर्तनशील है, और यहाँ हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं वह किसी न किसी दूसरे चीज़ से प्रभावित होकर है। जैसे कि अगर आप चेतन के स्तर पे कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसे आप बुरा मानते हैं, समझ लो एक चोर ने चोरी की। अब ये जो चोर है, इसके अंदर चेतन स्तर पे यही भावना है कि ऐसा कार्य करने पर मुझे किसी प्रकार का दंड मिलने वाला है। अब ये दंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चोर है उसे
इस बात की ज़्यादा अनुभूति नहीं है कि वो कार्य क्या कर रहा है, उसे इस बात की ज़्यादा अनुभूति है कि उसे इसका परिणाम क्या मिलेगा। यानी वो दंड या भय से ज़्यादा परेशान है, ना कि वो उस कार्य से जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन यही चीज़ अगर उसके अचेतन मन से या अचेतन स्तर पे उसे समझना हो, तो वहाँ पर यही बात भय मुक्त होकर समझने का उसके अंदर क्षमता रहेगा। चेतन स्तर पे भय से सहित या भयपूर्वक होकर आप कुछ भी एक्शन या निर्णय लेते हैं, लेकिन अचेतन स्तर पर हमारे पास जो भी निर्णय है, जो भी मेमोरी है, जो भी अनुभव स्मरण है, वो भय मुक्त है। इसी बात को एक विपरीत तरीके से आप समझने का प्रयास करें। अगर वही व्यक्ति जिसने चोरी की, उसके अंदर प्रेम की प्रगाढ़ भावना उत्पन्न हो जाए, वो दूसरे को एक बड़े ही समर्पित और प्रेम की भावना से देखे, तो शायद वो जिसके यहाँ जो भी चोरी कर रहा है, वो उस चोरी करने वाले कार्य से बचेगा बिना किसी भय के। वहाँ पर इसका भय प्रबल नहीं हुआ, वहाँ इसके अंदर भय की जगह प्रेम जागृत हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, या इसे अगर ठीक तरीके से कहें तो प्रेम जब जागृत होता है तो उसे चोरी करने का ज्ञात ही नहीं होता, ना उसे कोई ज़रूरत महसूस होती है। तो चेतन स्तर भय के लिए या भय से प्रभावित होकर किसी चीज़ को अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे, तो वो हमारे कार्मिक चक्र में अभी चलता ही जाएगा, रिपीट होता ही जाएगा, जब तक कि वही कार्य या वही अनुभव आप अचेतन मन से नहीं सीख लेते या अचेतन मन तक आपके नहीं पहुंच जाता, जिससे कि वो बदलाव हो। ये एक कार्मिक पैटर्न या कार्मिक चक्र से चलता ही रहेगा। अगर आप इस सांसारिक क्रिया को एक अलग उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके संदर्भ में एक बात जो मुझे याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप कुछ समय के लिए कणों की दुनिया में, मतलब एटॉमिक स्तर पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। जब आप एक धान की फसल, जिससे कि चावल का उत्पादन होता है, उसे आप देखें और उसका जो ग्रोथ हुआ है, आप अगर बड़े ही क्लैरिटी से या आपने थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन किया है किताबों में या लोगों से, उसके माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। अब धान के फसल में जो जो एक एक कण है, आप इसे समझे, ये एक सांसारिक रूप में एक एक व्यक्ति है। अब धान का फसल जो नीचे से धरती से ग्रो हो रहा है, इसमें जितने भी कण हैं, उनके अंदर आपस में एक तरीके की होड़ होती है कि कौन सा एटम, कौन सा कण उस धान का स्टेम बनेगा, कौन सा कण आपस में लड़ झगड़ कर या आपस में
एक तरीके से कंपटीशन करके उस धान के पत्ते बनेंगे और कौन सा कण आपस में जगह बनाकर उस धान का बीज बनेगा, यानी धान बनेगा, चावल बनेगा। यही स्थिति संभवतः इस संसार में है। लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कार्य को बड़े ही आराम से बिना किसी पे ज़्यादा दबाव बनाए हुए या बिना छल कपट किए हुए अपने कार्य को कर रहे हैं, और कुछ लोग किसी तरीके के जल्दीबाजी में या कुछ प्रेशर में कार्य करते हैं। अब धान वाले उदाहरण पे आप फिर से सोचें तो जितने भी एटम्स और कण जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया धान के पौधे के पत्ते बनने में, इस पत्ते को एक तरीके से आप समझ लो उन्होंने अपना घर मकान बनाया, चीज़ें बनाई कि मैं तो व्यवस्थित हूँ। और कुछ लोग, कुछ कणों ने अपने आप को चावल के रूप में कन्वर्ट किया, अपने आप को चावल बनाया, चावल के दाने बनाए, वो अपने आप में खुश है। कुछ लोग नेचुरली ही चावल के दाने बने और कुछ स्टेम बने, उस धान के पौधे के स्टेम जो एक तरीके से जो रूट से, जो जड़ों से निकलता हुआ ऊपर तक जा रहा है, उसका कार्य संभाला। अब कार्मिक वे में इन सभी की दशाएं और इन सभी का जो हश्र है अलग अलग है। अब जिन्होंने अपने आप को उस पूरे धान के पौधे को सींचने पे लगा दिया, जो जड़ें बनी, जो भी कण उसके स्टेम बने, वो धान के पकने के बाद वो वहीं मैदानों में रह गए और वो पुनः उसके बाद शायद या तो वो मिट्टी में ही रह जाए या उनकी कटाई हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे धान जो चावल बने, उसमें से मैक्सिमम जो चावल है वो किसी मिल में प्रोसेसिंग के लिए गए और उसका प्रोसेसिंग होने के बाद वो किसी का खुराक बने। लेकिन कुछ ऐसे धान वहीं रहे और जिनको हटा लिया गया, जो दोबारा से बीज का काम करेंगे। अब यही सांसारिक पैटर्न है जो लोग किसी का अतिक्रमण करके या जल्दीबाजी या किसी भी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित या जो भी कर्म करते हैं, तो उनका हश्र शायद उस मील में जाने वाले या खुराक बनने वाले चावल के तरह ही होता है, भांति होता है। लेकिन कुछ सेलेक्टिव लोग जो अपने कर्म को, कार्मिक को वैसे ही करना पसंद करते हैं जैसा उन्हें नेचुरली दिया हुआ हो, वो ना तो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ना ही ज़्यादा उसके लोभ में आकर या किसी तरीके के भाव में आकर प्रभावित होकर वो कार्य करते हैं। तो शायद उनकी स्थिति उस सेलेक्टिव बीज की तरह होती है, जिन्हें फिर से एक नया जीवन और एक नया पौधे बनने का मौका मिलता है, सुनहरा जीवन जीने का एक मौका मिलता है। और जो इतनी मेहनत से जड़ें बनी, जो भी कण इतनी मेहनत से स्टेम बना, वो उसे तुरंत ही जीवन या तो मिट्टी के रूप में मिल जाता है या फिर किसी चारे के रूप में। अब यहाँ बात समझने की यह है कि इस रिपीटेड पैटर्न को किस तरह
ब्रेक किया जाए। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह से कार्मिक चीज़ों में प्रभावित हो चुके हैं या ये आपको आपके कर्म का पुनर्फल मिल रहा है, तो आप उस दिए गए उदाहरण के तौर पर अपने आप को सोचने का प्रयास करें कि कहीं आप जो भी अनुभव कर रहे हैं या आपके अंदर किसी प्रकार की गलानी आ रही है किसी कार्य को करने में, तो वो किसी भय या किसी रिज़ल्ट से प्रभावित होकर तो नहीं है। जिस क्षण आपका कोई भी प्रायश्चित या कोई भी गलानी किसी भय या किसी और चीज़ से प्रभावित ना हो, तो वह स्वतः ही आपका किया हुआ कर्म और किया हुआ कार्य, अगर वो गलत है या सही है या जो भी है, वो आपके अचेतन मन में अनुभव के द्वारा चला जाएगा और ये चीज़ें आपको रिपीट नहीं होगी। आपके साथ अगर कोई घटना बार बार रिपीट हो रही है या आप बार बार देख रहे हैं कि आपको या तो किसी चीज़ का दंड, अपमान, फेलियर, निंदा, कुछ भी अगर आपको बार बार महसूस हो रहा है, तो आप उसे अपने अचेतन स्तर पर कैसे ले जाएंगे, उस उदाहरण का आप सहारा लें। इसलिए कहा जाता है मनुष्य के अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए। समर्पण की भावना आने से आपके अंदर जितने भी गलानी है, जितने भी आपके अंदर द्वेष है, वो एक ऐसी भावना है जो एक समर्पण के माध्यम से आपके अचेतन स्तर पर प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं मानव जीवन में ईश्वर के प्रति, गुरुओं के प्रति या किसी और श्रेष्ठ के प्रति जिसे वो उच्च समझते हैं, उनके प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। लेकिन ज़्यादातर भूल तभी होती है कि ये समर्पण की भावना या जो भी हम अंतर्ज्ञान की भावना लाते हैं या तो बाहरी भय से या उसके तत्कालीन प्रभाव के कारण किया जाता है। लेकिन जैसा हमने इस पूरे चर्चा में ये समझा है कि अचेतन में उतरने के लिए आपके साथ आपके जीवन में वो क्रियाएं बार बार घटित हो सकती है जिस क्रियाओं का अभी तक आपने एक अचेतन के स्तर तक अनुभव ना किया हो। अगर आपका समर्पण पूरा गहरा है, अगर आपने चीज़ें काफ़ी निष्ठा से और बिना किसी प्रभाव के किया है, तो आपका एक किया हुआ समर्पण, एक क्षण भर का समर्पण भी आपके पुराने सारे कार्यों को, उस आपके पुराने सारे किए गए जितने भी गलत कार्यों को नष्ट करने का क्षमता रखता है। तो निष्कर्ष यही है कि आप भय रहित अनुभव को समझने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे। जो भी घटना चक्र है वह बिना किसी प्रभाव या भय के आप उसे उसके किए गए नित या रिज़ल्ट को आप कंपेयर करें, एनालिसिस करें और समझें कि अगर मैं इसी कार्य को, इसी चीज़ को बिना भय के या बिना किसी
प्रभाव के अगर सोचो तो ये कैसा हो सकता है, तो इसी की ही वजह या इसी स्टेज में ही आकर आपका ये कार्मिक चक्र समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।